नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा की मराठी की किताब से एक कविता का कह सकते हैं एक तरह से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। बिल्कुल। कविता का नाम है हिरवंगगार झाड़ा सारख और इसे लिखा है जॉर्ज लोपीस ने। हमारा इरादा देखिए सिर्फ इस कविता का मतलब समझना नहीं है, बल्कि एक जासूस की तरह इसकी परतों को खोलना है। हमारा मिशन है ये पता लगाना कि एक साधारण सा दिखने वाला पेड़ जिंदगी का इतना बड़ा गुरु कैसे हो सकता है, और सबसे जरूरी इस पूरी जासूसी से हम 2025 की महाराष्ट्र बोर्ड परीक्षा में पूरे नंबर कैसे ला सकते हैं। हाँ, ये सबसे जरूरी है। तो चलिए इस हरे भरे रहस्य को सुलझाना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस कविता का दिल क्या है, मतलब इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। कवि पेड़ के जरिए हमें बताना क्या चाहते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि पूरी कविता ना इसी एक विचार पर खड़ी है। अच्छा। कवि जॉर्ज लोपीस के लिए पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वो एक आदर्श है। वो एक आदर्श है। कविता का सार ये है कि अगर इंसान को एक खुशहाल और मजबूत जिंदगी जीनी है तो उसे पेड़ से सीखना होगा। पेड़ हमें सहिष्णुता यानी टॉलरेंस, परोपकार मतलब बिना शर्त दूसरों की मदद करना, और सबसे बढ़कर घट पाए रोवुण राहणे यानी किसी भी तूफान में अपनी जड़ों पर मजबूती से खड़े रहना सिखाता है। मजबूती से खड़ा रहना ये आज के दौर में बहुत मुश्किल लगता है। बिल्कुल। हम तो हर छोटी बात पे हिल जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर कोई कमेंट हो या करियर का छोटा मोटा झटका। तो कवि की पहली सलाह क्या है? वो इस शान से दिखने वाले पेड़ की तुलना किससे करते हैं? वो शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली छवि से करते हैं। कविता खुलती है इन पंक्तियों से, झाड़ बसते ध्यानस्थ ऋषि सारखम, मौन व्रत धारण करुण तपश्चर्या करत। अच्छा। यानी पेड़ एक ध्यान में बैठे ऋषि की तरह है जिसने मौन व्रत धारण कर लिया है और तपस्या कर रहा है। वाह। यहाँ पेड़ की स्थिरता और शांति की तुलना एक ऋषि से की गई है। वो गर्मी सर्दी बारिश सब कुछ बिना किसी शिकायत के झेलता है। ये मौन व्रत वाली बात सोचने वाली है। हम अपनी परेशानियों का ढिंडोरा पीटते हैं, लेकिन पेड़ चुपचाप सब सहता है। मुझे लगता है कवि शायद ये भी कह रहे हैं कि असली ताकत चिल्लाने में नहीं, चुप रहने में है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सिर्फ सहनशीलता नहीं है, ये गरिमा के साथ सहना है। सही है। और यही शांत स्वभाव उसे दूसरों के लिए एक सहारा बनाता है। जैसे अगली पंक्तियां कहती हैं, पक्षी झाडां से कुणीच नसतात तरीही झाड त्यांचं असतं। मतलब पक्षी पेड़ के अपने नहीं होते, फिर भी पेड़ उनका घर होता है। बिल्कुल। मुझे लगता है ये सिर्फ उदारता नहीं, बल्कि एक तरह का अकेलापन भी दिखाता है। अच्छा, ये एक अलग नजरिया है कि पेड़ हमेशा वहीं रहता है और लोग आते जाते रहते हैं। पक्षी आते हैं, घोंसला बनाते हैं और फिर उड़ जाते हैं, लेकिन पेड़ वहीं खड़ा रहता है, सबका इंतजार करता हुआ। ये एक बहुत दिलचस्प नजरिया है, और ये अकेलेपन वाली बात पेड़ की स्थिरता से ही जुड़ती है। वो कहीं जा नहीं सकता, इसलिए उसने सबको अपनाना सीख लिया है। वो ये नहीं पूछता कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। वो हर किसी को, चाहे वो पक्षी हो या इंसान, बिना कुछ मांगे आसरा देता है। सही बात है। जीवन में हम अक्सर हिसाब किताब करते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो तुम मेरे लिए क्या करोगे। पेड़ हमें बिना किसी अपेक्षा के देना सिखाता है। और ये देने का भाव सिर्फ आसरा देने तक ही नहीं है, बल्कि चोट खाने के बाद भी बना रहता है। कवि की एक पंक्ति है जो मुझे हमेशा चौंकाती है। कौन सी? मुड़ावर घाव घातला तरी झाड़ मुकाट सहन करते। कोई उसकी जड़ों पर भी वार करे तो भी वो चुपचाप सह लेता है। हाँ, और ये सहनशीलता की पराकाष्ठा है। ये हमें सिखाता है कि जब कोई हमें सबसे गहरी चोट पहुंचाए तब भी शांत कैसे रहा जाए। अगर इस पे सोचे तो ये आज की कैंसल कल्चर वाली दुनिया में बहुत जरूरी सबक है। हम हर छोटी सी आलोचना पर ऑनलाइन प्रतिक्रिया देते हैं, लड़ने लगते हैं। बिल्कुल। कवि शायद यही कहे है कि असली मजबूती चुप रहने में है, हर बात का तुरंत जवाब देने में नहीं। तो अगर परीक्षा में स्वमत का सवाल आता है कि झाड़ एक उत्तम शिक्षक है, इस पर अपने विचार लिखिए, तो क्या एक विद्यार्थी इस कैंसल कल्चर वाले उदाहरण का इस्तेमाल कर सकता है? अरे बिल्कुल कर सकता है। यही तो स्वमत का मतलब है, कविता के विचार को अपनी दुनिया से जोड़ना। अच्छा। विद्यार्थी लिख सकता है कि जैसे पेड़ अपनी जड़ों पर हुए हमले को चुपचाप सहकर अपनी मजबूती दिखाता है, वैसे ही हमें भी आलोचनाओं का सामना शांति और धैर्य से करना चाहिए। ये जवाब को बहुत समकालीन और प्रभावशाली बना देगा। कमाल है।
चलिए अब कविता के एक और खूबसूरत हिस्से पर चलते हैं, जहां प्रकृति और रचनात्मकता जुड़ती है। पंक्तियां हैं, झाडांच्या पानावरून वहीच्या पानावर अलगद उतरतात दवांचे टपोरे थेंब। पेड़ के पत्तों से नोटबुक के पन्नों पर ओस की मोटी बूंदें धीरे से उतरती हैं। इसका क्या मतलब निकालें? ये दिखाता है कि प्रकृति हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। कवि कह रहे हैं कि जब वो सुबह पेड़ के पत्तों पर ओस की बूंदें देखते हैं तो उनके मन में कविता उतर आती है। अच्छा। वो ओस की बूंद पत्ते से फिसलकर सीधे उनकी डायरी के पन्ने पर एक कविता बनकर उतरती है। ये एक प्रतीक है कि हमारी सारी कला, हमारी सारी रचनात्मकता कहीं ना कहीं प्रकृति से ही प्रेरित है। और प्रकृति का असर सिर्फ हमारे मन पर नहीं, तन पर भी होता है। हाँ। अगली पंक्तियां तो बहुत जादुई लगती हैं। हाँ, वो तो है। झाडाकडे टक लावून पाहिला तर शरीरभर विरघळतो हिरवा रंग, रक्त होते क्षणभर हिरवेगार। जब मैं ये पढ़ता हूं, खून का हरा हो जाना, तो मुझे समझ नहीं आता कि इसका शाब्दिक अर्थ लूं या प्रतीकात्मक। ये कल्पना थोड़ी अजीब नहीं लगती? आपका सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि यही कविता की ताकत है। ये शाब्दिक नहीं बल्कि एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है। इसे आज की भाषा में नेचर थेरेपी या फॉरेस्ट बाथिंग कह सकते हैं। हरा रंग ताजगी और जीवन का प्रतीक है। जब हम तनाव में होते हैं और किसी पेड़ को या हरियाली को बस देखते रहते हैं तो हमारे अंदर एक शांति घुलने लगती है। सही है। खून का हरा हो जाना एक बहुत शक्तिशाली कल्पना है, जिसका मतलब है कि प्रकृति का असर इतना गहरा होता है कि वो हमें अंदर तक तरोताजा कर देती है, हमारी सारी थकान और तनाव सोख लेती है। अच्छा। इसी से जुड़ा है आयुष्य होतं नुकत्याच खुडलेला फुलासारखा टवटवीत, यानी जीवन ताजे तोड़े हुए फूल की तरह खिल उठता है। मतलब पेड़ सिर्फ देता ही नहीं, वो हमें हील भी करता है। एग्जैक्टली। और ये देने का भाव आगे भी दिखता है जब कभी पेड़ की डालियों की तुलना इंसानी बाहों से करते हैं। झाडाचे बाहू सरसावलेले असतात मुसाफिरांना कवेत घेण्यासाठी। पेड़ की बाहें हमेशा मुसाफिरों को गले लगाने के लिए खुली रहती हैं। यहाँ कवि ने मानलीकरण अलंकार का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल किया है। उन्होंने पेड़ को एक इंसान की तरह दिखाया है जिसकी बाहें हैं। सही। ये पेड़ के परोपकारी स्वभाव को दिखाता है कि वो हर थके हारे राही को बिना ये पूछे कि वो कौन है, अपनी छाया और आराम देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। लेकिन पेड़ की जिंदगी हमेशा हरी भरी नहीं रहती, पतझड़ भी आता है। हाँ बिल्कुल। कविता इस मुश्किल दौर के बारे में क्या कहती है? पानगडी नंतर झाड पुन्हा नवीन वस्त्र धारण करता, नव्या नवरी सारखं। और यहीं पर कविता हमें सबसे बड़ा सबक सिखाती है, उम्मीद का। उम्मीद का। पतझड़, जब पेड़ अपने सारे पत्ते खो देता है और बिल्कुल बेजान सा लगता है, वो अंत नहीं है, वो एक नए जीवन की तैयारी है। मुझे याद है, मेरे घर के पास एक गुलमोहर का पेड़ था जो सर्दियों में बिल्कुल सूख जाता था और मुझे लगता था कि अब ये खत्म हो गया। लेकिन वसंत में जब उस पर पहली लाल कली आती थी तो सच में एक त्योहार जैसा महसूस होता था। सही है। ये पंक्ति बिल्कुल वही एहसास दिलाती है, नई दुल्हन की तरह सजना आशा, सुंदरता और एक नई खुशहाल शुरुआत का प्रतीक है। तो पेड़ हमें बुरे वक्त से लड़ना भी सिखाता है, और जब पेड़ पर नई कोंपलें आती हैं तो उसका असर हम पर भी होता है। झाडाला पालवी फुटल्यावर फुटते शरीर भर पालवी अण झटकली जाते मरगड। हाँ, और ये दिखाता है कि हम प्रकृति से अलग नहीं हैं, हम उससे जुड़े हुए हैं। अच्छा। जब हम पेड़ को दोबारा खिलते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर भी एक नई उम्मीद, एक नया उत्साह भर जाता है। हमारी सुस्ती और निराशा खत्म हो जाती है। सही बात है। पेड़ का नया जीवन हमें भी जीने की नई प्रेरणा देता है। ये जुड़ाव सिर्फ इंसानों तक ही नहीं है, पेड़ और पक्षियों के बीच भी एक गहरा रिश्ता है। पक्ष्यांच्या मंजुल नादात झाडाचंही जीवन गाणे एक साथ गाणे दडलेले असते। पक्षियों के मीठे संगीत में पेड़ के जीवन का गीत भी छिपा होता है। ये सामंजस्य यानी हार्मनी का संदेश है। पेड़ और पक्षी मिलकर एक खूबसूरत संगीत बनाते हैं। ये सह अस्तित्व का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये हमें सिखाता है कि हमें भी दूसरों के साथ मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देते हुए रहना चाहिए, क्योंकि सबकी खुशी एक दूसरे से जुड़ी होती है। सही कहा। अकेले में शायद उतनी सुंदरता ना हो जितनी साथ मिलकर होती है। तो अब तक हमने पेड़ के सारे गुण, सहनशीलता, परोपकार, उम्मीद, सामंजस्य, सब देख लिए। अब कवि इन सब को समेटकर कविता के आखिर में हमें जीवन जीने का सीधा सीधा फॉर्मूला देते हैं। बिल्कुल, आखिरी पंक्तियां इस कविता का निचोड़ है, एक तरह से जीवन सूत्र है। अच्छा। हसावम कस सड़सड़त्या पाना सारखा।
हंसना कैसे है? सरसराते पत्तों की तरह, यानी खुलकर बिना किसी रोक टोक के। मुळावम कसं तर हिरवंगार झाडासारखा, घट्ट पाय रोवित। जड़ें कैसे जमानी? हाँ, जड़ें कैसे जमानी है? हरे भरे पेड़ की तरह मजबूती से, यानी अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहना। जगावम कसं तर हिरवंगार झाडासारखा, जीना कैसे है? एक हरे भरे पेड़ की तरह, मतलब दूसरों के काम आते हुए, शांत और स्थिर रहते हुए। बिल्कुल। और अंत में रोचक चिंतन करावं कसं तर झाडासारखं। रोज ध्यान या चिंतन कैसे करना है? एक पेड़ की तरह, यानी शांत रहकर, खुद को समझते हुए। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को परीक्षा के नजरिए से देखें तो जो सबसे जरूरी सवाल है रस ग्रहण यानी अप्रिसिएशन, उसके लिए सारे पॉइंट्स हमें मिल गए। हाँ अगर हम इसे जल्दी से समेटें तो एक विद्यार्थी को क्या लिखना चाहिए? हाँ, चलिए एक ढांचा बना लेते हैं। सबसे पहले कविता का शीर्षक हिरवंगार झाडासारखा और कवि का नाम जॉर्ज लोपेस। ठीक है। फिर कविता का विषय मतलब केंद्रीय कल्पना। यहाँ लिखना होगा कि इस कविता में कवि ने पेड़ को एक आदर्श शिक्षक के रूप में प्रस्तुत किया है और उसके गुणों को, जैसे सहनशीलता, परोपकार, स्थिरता, इनको अपनाकर मनुष्य एक सार्थक और आनंदमय जीवन जी सकता है। ओके। कविता से मिलने वाला संदेश साफ है, हमें पेड़ की तरह सहनशील, परोपकारी, स्थिर और आशावादी बनना चाहिए और जीवन की हर चुनौती का सामना मजबूती से करना चाहिए। और कविता क्यों पसंद आई, इसमें क्या लिख सकते हैं? यहाँ आप अपनी भाषा में लिख सकते हैं। जैसे ये कविता इसलिए पसंद आई क्योंकि इसकी भाषा बहुत सरल और दिल को छूने वाली है। ध्यानस्थ ऋषि और नई दुल्हन जैसी कल्पनाएं संदेश को यादगार बना देती हैं। हाँ, ये इमेजरी बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल, और ये हमें प्रकृति से जुड़ने के लिए प्रेरित करती है। और आखिर में कविता की प्रमुख पंक्तियां। हाँ, यहाँ आप कोई भी 2 पंक्तियां चुन सकते हैं जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। जैसे एक तो मुळावर घाव घातला तरी झाड मुकाट सहन करते, जो सहनशीलता की पराकाष्ठा दिखाती है। और दूसरी जगावन कसं तर हिरवंगार झाडासारखं, जो पूरी कविता का सार है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। और जो छोटे कॉम्प्रिहेंशन वाले सवाल होते हैं आकलन कृति, वो तो सीधे सीधे कविता से ही हल हो जाएंगे। बिल्कुल। जैसे पेड़ के संपर्क में आने से इंसान पर क्या असर होता है, तो जवाब होगा शरीर में हरा रंग घुल जाता है, जीवन फूल की तरह ताजा हो जाता है। हाँ, उनके जवाब सीधे कविता की पंक्तियों में है। असली चुनौती स्वमत में होती है, जहां आपको अपनी सोच दिखानी होती है। अच्छा। जैसे अगर सवाल आए, कविता के आधार पर मनुष्य और प्रकृति के संबंध पर अपने विचार लिखिए, तो आप हमारी आज की बातचीत के पॉइंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि प्रकृति सिर्फ हमारे इस्तेमाल की चीज नहीं, बल्कि हमारी शिक्षक, हमारी प्रेरणा और हमारी हीलर भी है। सही। जब प्रकृति खुश रहती है तो हम भी खुश रहते हैं। तो आज हमने सीखा कि पेड़ सिर्फ लकड़ी और पत्तों का ढेर नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला सिखाने वाला एक खामोश गुरु है। बिल्कुल। उसकी सहनशीलता, उसका निस्वार्थ भाव और हर पतझड़ के बाद फिर से हरा भरा हो जाने की कला, ये सब हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अगर हम इस पर और गहराई से सोचें तो एक आखिरी सवाल मन में आता है। कविता हमें पेड़ की तरह जीने के लिए कहती है, लेकिन इस पर विचार करें। आज की इस भाग दौड़ भरी, तुरंत परिणाम चाहने वाली दुनिया में पेड़ का ऐसा कौन सा एक गुण है जिसे अपनाना इंसान के लिए सबसे मुश्किल है, और क्यों? अच्छा। क्या वो उसका चुपचाप घाव सह लेना है, या बिना किसी उम्मीद के बस देते रहना, या फिर बिना किसी जल्दबाजी के दशकों तक एक ही जगह खड़े रहकर बढ़ते जाना? एक बेहतरीन सवाल जिसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। उम्मीद है ये विश्लेषण आपकी परीक्षा की तैयारी में मददगार साबित होगा। शुभकामनाएं।